Okay. Welcome to the Tantra Sir Physics classes. Today's lecture is on calculus. कल मैंने एक लेक्चर दिया है, आज इसमें तीसरा लेक्चर है। डिफरेंशिएशन हमने ख़त्म किया, इंटीग्रेशन हमने कल स्टार्ट किया, तो उसी इंटीग्रेशन को हम आगे ले जाते हैं। ठीक, ओके। नाउ जो आज मैं पढ़ाना चाहता हूँ क्योंकि आज और कल ये ख़त्म कर, कैलकुलस आज और कल ख़त्म कर। नंबर वन जो मैं आज आपको पढ़ाऊँगा, yesterday I gave you some formulas on integration. उसमें क्या था, x raised power n का फॉर्मूला मैंने दिया और 1/x का भी दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x, वो मैंने बताया। आज ये जो x raised power n dx फॉर्मूला जो कल दिया था, and the formula was like this, x raised power n plus 1 by n plus 1 plus c. That was the formula. But that c was, it was an integration constant, right? Because इसका डिफरेंशिएशन वैसे भी जीरो होगा, तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो इनिशियल कंडीशंस होता है वो ये c कांस्टेंट एडजस्ट कर लेता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स। ये जो फार्मूला मैंने दिया कल, मैंने इस फार्मूला को आपको एक्सप्लेन किया था। आज इसमें एप्लीकेशन जो है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ एनालिसिस है, इसको यूज करके हम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ e raised power x ax, इट विल नॉट फॉलो दिस रूल, इट फॉलोज ए इंडिपेंडेंट डिफरेंट रूल, वो हम सीखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये करते हैं। ठीक, फोर्थ वो भी करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन भी करते हैं। फोर्थ, कुछ रियल टाइम प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स में जो रियल टाइम होता है, जो आपको एनकाउंटर करना पड़ता है आगे। कहीं आप 11th में हो, इसलिए 11th को ही हम जहन में रखेंगे। ग्रेविटेशन फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता है कहीं जगह आगे जा करके। यू ऑलरेडी नो द ग्रेविटेशनल फोर्स, शायद F इज इक्वल टू gm1 f to r²। तो आगे जब आप ग्रेविटेशन पढ़ोगे, अच्छा खासा चैप्टर है, उसमें कुछ इंटीग्रेशन यूज करना पड़ता है, वो आज ही कर लेंगे ताकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। फोर्थ, फिफ्थ जो है डेफिनिट इंटीग्रल्स। डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, उसमें लिमिट्स दिए होते हैं, आपको किस रेंज में इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन करना है, वो दिया होता है। ठीक, उसका भी यही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस। एनीवेज, चल, यह है आपके पास फॉर्मूला। अब मैं नंबर वन, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x + 1 dx, इसका इंटीग्रेशन मुझे चाहिए। A simple question, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सम, इंटीग्रेशन ऑफ द सम, बीच में सम है। इंटीग्रेशन रूल है, ये है, इंटीग्रेशन ऑफ द सम इज सम ऑफ द इंटीग्रेशंस। इंटीग्रेशन ऑफ द सम इज सम ऑफ इंटीग्रेशन। क्या मतलब हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ द सम, इंटीग्रेशन ऑफ सम इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीग्रेशन। ये सिर्फ लफ्जों का फेयर ही नहीं है, इट इज डिफरेंट। इंटीग्रेशन ऑफ द सम इज समथिंग, सम ऑफ द इंटीग्रेशन इज डिफरेंट, लेकिन इक्वल है, फॉर्चुनेटली इक्वल है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, सम x² + 2x + 1 सम है ना। ठीक, तो व्हाट वी मीन बाय सम ऑफ द इंटीग्रेशन, वो देख लो। व्हाट वी मीन बाय सम ऑफ द इंटीग्रेशन, आपने लिखा, रूल लिखा। अच्छा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ x² dx अलग, प्लस किसका इंटीग्रेशन, 2x का इंटीग्रेशन अलग, प्लस 1 का इंटीग्रेशन अलग, इसी को कहते हैं सम ऑफ द इंटीग्रेशन, और इस पहले वाली चीज को कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ द सम। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। इंटीग्रेशन देखो, अगर इंटीग्रेशन करना है तो एक ही बार सब टर्म्स का इंटीग्रेशन एक ही बार करना है। ऐसा नहीं कि इसका इंटीग्रेशन किया, इसका नहीं किया, फिर उसका फिर तीसरे स्टेप में करते हैं, नहीं। इंटीग्रेशन करना है तो एक ही स्टेप में करना है।
उससे पहले सिंपलीफिकेशन आप कर सकते हो। मत जैसे मैं एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ये 2 में बाहर लाऊंगा, कांस्टेंट जो है इंटीग्रेशन से बाहर आता है, किसका इंटीग्रेशन, एक्स का इंटीग्रेशन, प्लस 1 को बाहर लो तो लिखो ही मत, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या लिखूं मैं, x³/3 कर दिया इंटीग्रेशन इसका। फिर ना ये लॉन्ग एस लिखना है ना dx लिखना है। जब इसने अपना काम किया, लॉन्ग एस और dx ने अपना काम किया, तो फिर रखने की क्या जरूरत है। ठीक, अगर मैं फिर से रखूंगा इसको, मतलब ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन करो, करते रहो, इंटीग्रेशन करो करते रहो, लेकिन हमें एक ही बार इंटीग्रेशन करना है। प्लस व्हाट, प्लस 2 टाइम्स x²/2 प्लस ये खत्म हुआ x, राइट, कल बताया था मैंने, इंटीग्रल डिफरेंशियल और साइड बाय साइड यू कट देम ऑफ, प्लस c कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि आप इसका भी अलग कांस्टेंट अलग कांस्टेंट अलग कांस्टेंट, नहीं, एक ही कांस्टेंट लास्ट में ऐड करना है। ठीक, तो अब इंटीग्रेशन तो कर दिया, अब आप एक और स्टेप बढ़ा सकते हैं, किसके लिए, सिंप्लीफिकेशन के लिए। अब थोड़ा सा इसको अरेंज करना है, थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको। हाँ, x³/3 प्लस x² प्लस x प्लस c, आंसर। कॉपी दिस क्वेश्चन और घर में इसका प्रैक्टिस कर लो। ठीक, नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx। जरा इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए सबका एक ही बार। ये हो गया x⁻² + 1 बाय -2 + 1। ठीक, -2 + 1, n = -2, सिर्फ n -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। -2 हो, -3 हो, -4 हो, दैट विल नॉट क्रिएट एनी ट्रबल। सिर्फ -1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। प्लस इसका इंटीग्रेशन log x प्लस 4 बाहर d, और ये खत्म होगा। अब ऐसा नहीं कि मैं 4 बाहर निकालकर इंटीग्रेशन करूंगा, यहां तो किया, वहां कैसे रखूंगा इंटीग्रेशन के बगैर, करना ही पड़ेगा, या तो पहले मुझे सिंप्लीफाई करना चाहिए था। ठीक, 4 बाहर निकाला तो d और ये तो x, आंसर। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x⁻⁻1 बाय -1, ठीक, प्लस log ऑफ x प्लस 4x। ये जो x⁻⁻1 है, 1/x भी लिखा जा सकता है, इट इज -1/x, क्योंकि जो ऊपर नेगेटिव पावर है नीचे आकर के एक पॉजिटिव होगा, प्लस log x प्लस 4x, आंसर। जस्ट कॉपी दिस। ठीक हुआ, अच्छा, ओके। थर्ड, अगर मेरे पास sin x का इंटीग्रेशन करना है, क्या है इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ sin x, cos x का डिफरेंशिएशन sin x, तो sin x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या हो, cos x, हाँ शाबाश, माइनस cos x। अगर आप ऐसे करोगे प्लस c कर दो, अगर ऐसे आप करोगे, सपोज डिफरेंशिएशन ऑफ
cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इजंट दैट? है ये कि नहीं? देख मैं क्या करता हूं इस फॉर्मूला को डेवलप करने के लिए, ताकि थोड़ा भी आपको थोड़ा सा फील हो। इट इज डी ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x, ये dx यहां ले जाओ, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड से मैं इंटीग्रेट करूंगा। एक ऑपरेशन है इंटीग्रेशन का जो दोनों साइड से किया जा सकता है, डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन भी दोनों साइड से किया जा सकता है। दोनों इक्वेशन को दोनों साइड से ऐड करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, माइनस करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑपरेशन अगर हो, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, दोनों साइड से करो तो इक्वेशन रिमेन्स वैलिड। तो यूं कर दिया और फिर यूं कर दिया, ठीक। ये हो गया यूं, तो ये हो गया cos x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन साइन x dx, नहीं? अब माइनस उस साइड से वो यहां शिफ्ट किया जा सकता है, उसमें प्रॉब्लम है कुछ? अगर मैं ये माइनस यहां नहीं यहां लिखूंगा, अच्छा माइनस से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर लो, करो, यहां माइनस हुआ हुआ पॉजिटिव हो गया, तो इट्स माइनस cos x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx आंसर। वही मैंने यहां लिखा, याद रखने में कोई हर्ज नहीं, जस्ट रिमेंबर इट। फॉर अंडरस्टैंड, मैथ का ये है अंडरस्टैंड एंड देन रिमेंबर एंड देन अप्लाई। ठीक, चलिए, राइट, ओके। फोर्थ, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, that is just sin x plus c। उसमें नेगेटिव यहां नहीं है, उसमें नेगेटिव है। फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़्ड पावर ax dx, वहां अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा था ये e रेज़ पावर ax का, तो मुझे मिल रहा था e रेज़ पावर ax इंटू a, ठीक। जब मैंने डिफरेंशिएट किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, e रेज़ पावर ax को डिफरेंशिएट किया था, एंड इट वाज कमिंग आउट व्हाट, e रेज़ पावर ax इंटू x का कोएफिशिएंट, दैट वाज a। तो यहां पर भी यही जो वहां पर है, e रेज़ पावर ax ही इंटीग्रेशन है इसका, जैसे उसका डिफरेंशिएशन है, लेकिन वहां मल्टीप्लाई a करते थे ना, यहां डिवाइड a करना है। तो अगर मैं e रेज़ पावर x बाय a का डिफरेंशिएशन करूं तो मिलना क्या चाहिए मुझे? मिलना चाहिए मुझे e रेज़ पावर ax, ठीक। जरा देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज़ पावर ax बाय, तो जब मैं इसका डिफरेंशिएट कर लूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए? जरा कर लो, देखो आता भी है कि नहीं, चेक इट आउट। हो गया? मैं करता हूं, हैव ए लुक। इसका डिफरेंशिएशन 1/a बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन किसका, क्या है डिफरेंशिएशन इसका, e रेज़ पावर इनटू a, वहां क्या रहा, हो गया खत्म। अब ये फॉर्मूला आप याद रखना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वही होता है जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वहां लिखा होगा, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा क्या, कोएफिशिएंट ऑफ x, इस x का कोएफिशिएंट डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक। चलिए फिर सिक्स्थ पॉइंट, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx, tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, गुड, वेरी नाइस, प्लस c। अब और भी जो क्वेश्चंस है वो डिराइव किए जा सकते हैं, वो क्वेश्चन किए जा सकते हैं, उनको मतलब याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे आप मुझे कहेंगे सर tan x का इंटीग्रेशन क्या है, इसको डायरेक्ट याद रखने की जरूरत
नहीं है, इसको करेंगे, देखो हम कैसे करेंगे इसको। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। लगे हाथ, थोड़ा सा आपको एनालिटिकल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कैसे करते हैं चीजों को। वी विल डू इट बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, substitution method. We will solve this problem by substitution method. कैसे? Have a look. It is sin x by cos x dx। फिलहाल ठीक चल रहा है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। अच्छा, तो सबस्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सबस्टिट्यूशन का मतलब है कि इसको, किसी चीज को सबस्टिट्यूट करो बाय समथिंग एल्स। सबस्टिट्यूशन मेथड इज दिस, किसी चीज को सबस्टिट्यूट करो। आई विल सबस्टिट्यूट, आई विल पुट cos x is equal to y, cos x equal to, तब जाकर डिफरेंशिएट करूंगा इस cos x को, दोनों साइड से डिफरेंशिएट करेंगे। क्या है cos x का डिफरेंशिएशन? माइनस साइन x। ठीक, क्या है y का डिफरेंशिएशन? dy by dx। बहुत अच्छी बात है, तो dy किसके बराबर लिखूंगा? माइनस साइन x dx। ठीक, इसको पार्शियली भी हम ऐसे भी कर सकते थे, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, फिर x का डिफरेंशिएशन लिखते dx, मल्टीप्लाई करते, इज इक्वल टू इस y को dy ही करते, वो भी चलता। नहीं समझे आप? हाँ, मैं समझाता हूँ। सपोज cos x इज इक्वल टू y, मैं क्या करता, आई विल नॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x और y, नो, आई विल कीप दैट साइलेंट, आई विल नॉट डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग। तो क्या लिखूंगा? माइनस cos sin x, फिर x का डिफरेंशिएशन आप कहोगे 1, मैं कहूंगा यू आर नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। If you say 1, then you are differentiating with respect to x, but I am not differentiating with respect to x. So what should I write? X का differentiation dx. What is the differentiation of y? You are not differentiating with respect to x. Absolutely, dy. So that will also come up to this. dx को नीचे ही आएगा, ये भी एक तरीका है। There are so many ways. ठीक, ओके। अब ये जो sin x dx है, वो यहां पर ऊपर बैठा है, बैठा है कि नहीं? चल, ऊपर जब बैठा है तो कॉपी करोगे, क्योंकि ये फिर वो मुझे आता नहीं, जब बोर्ड ऊपर ले जाते हैं ये लिखना, उसको मैं नीचे फिर नहीं ला सकता हूं, इसलिए इसको लिख ही लाओ। हो गया? चलो, तो अब मैं ये जो ये sin x dx है यहां पर, इसको मैं सबस्टिट्यूट करूंगा dy से। ठीक, क्या मिलेगा मुझे फिर? What should I get? What should I get? Yes, integration of sin x dx is dy, that is minus dy by y। तो माइनस बाहर निकालो, dy by y, तो क्या है इसका इंटीग्रेशन 1 by y का विद रिस्पेक्ट टू y। यस 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 यस, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1 by y विद रिस्पेक्ट टू y? log of y। तो आपको देना चाहिए, यही तो बात होती है, आप कुछ करते हो ना, 1 by x dx का पता है आपको, ये log x है, लेकिन जब अप्लाई करने का टाइम आता है वहां आप वही, मतलब it depends upon practice, how much practice you do, after some time you will say the same thing। मैं तो ये करूंगा कि अगर डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा
डिफरेंशिएशन ऑफ tan थीटा। कुछ और करूंगा। चलो बाद में बताता हूँ, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा आपको अगर मैं कुछ लिखूंगा और डायरेक्ट उसका इंटीग्रेशन लगाऊंगा ये रूल लेकर के। कोई बड़ा रूल नहीं है। यू कैन डू ए बिग थिंग बाय अप्लाइंग योर माइंड। मतलब इट इज ए जनरलाइज्ड फॉर्मूला कि नीचे अगर है कुछ फंक्शन, ऊपर उस फंक्शन का क्या है, नीचे है कुछ, ऊपर है उसका तो उसका इंटीग्रेशन है log ऑफ द डिनोमिनेटर। जनरल फॉर्मूला बना। एक छोटी सी चीज को आपने देखा तो इसको आपने माउंटेन बना दिया। नीचे कुछ बैठा है, ऊपर जो है उसका क्या बैठा है, उसका डिफरेंशिएशन बैठा है। तो आंसर इज log ऑफ द डिनोमिनेटर। आंसर इज, चलो मैं एक चीज करता हूं, हैव ए लुक। इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर dx बाय x क्यूब, बताइए आंसर। log x क्यूब, क्योंकि ऊपर बैठा है x क्यूब का डिफरेंशिएशन। मेरा मतलब ये है, एक ये जो चीज है कहां कहां ये आप ले सकते हैं। अगर नहीं है ऊपर डिफरेंशिएशन, आप ऊपर डिफरेंशिएशन बना सकते हो कुछ मल्टीप्लाई करके, और लास्ट में लिखेंगे log ऑफ द डिनोमिनेटर। चलो वो आगे जाकर के वो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। चलिए, सो इट इज इक्वल टू माइनस log ऑफ y माइनस, अब y को अपना वैल्यू वापस दे cos x माइनस log ऑफ, क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है log ऑफ y रेज़्ड पावर -1? हाँ, क्योंकि -1 नीचे भी आ सकता है। अच्छा, क्या इसको लिखा जा सकता है log ऑफ 1/y? वो भी ओके, दैट्स गुड। क्या इसको लिखा जा सकता है log ऑफ 1/y को cos x? क्या इसको लिखा जा सकता है log ऑफ sec x? वही तो है आंसर, वही तो आंसर है। दैट इज द आंसर। log sec x is the answer for integration of tan x। तो मतलब जो कुछ कोई क्वेश्चन होगा उल्टा सीधा, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें हर एक चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। उससे बेहतर है कि अगर हम हमारा एनालिटिकल कैपेबिलिटी कुछ इंप्रूव हो, ताकि कोई भी क्वेश्चन हम टैकल कर सके। ठीक, चलिए लेट्स गो अहेड। नंबर 4, विच पॉइंट इज दिस? 7th point. 7th point. Integration of g m1 m2 by r square dr. I am differentiating with respect to, in the denominator there is r square. It is not like you can say log of r square, no, because ऊपर इसका डिफरेंशिएशन नहीं बैठा है। चलिए, ये it is one of the questions in this what you call as gravitation। यहाँ आता रहता है, और जहाँ बच्चों को यहाँ कमजोरी रहती है वो वहाँ पर उनको मुश्किल लगता है। इंटीग्रेशन ऑफ जी m1 m2 by r square dr, कभी कभी वहाँ हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक, उस इंटीग्रेशन से फिर वहाँ क्या निकलता है वो आप वहीं देखो, लेकिन फिलहाल मैं आपको मैथमेटिकल जो टूल्स है वो सिखाने की कोशिश करूंगा। हैव ए लुक। पहले अगर 4 होता तो आप वापस बाहर निकालते, लेकिन अब g है और m1 है m2 है, उसको बाहर निकालने में थोड़ा सा परेशानी होती है। So that is how you do physics or mathematics. If something is valid somewhere, it is valid everywhere. फिजिक्स के जो इक्वेशंस है ना, फिजिक्स जो है इट इज ह्यूज वास्ट, मगर है ऐसे। यहाँ पर इसको कंट्रोल हुआ टॉप पर, देन यू हैव एवरीथिंग अराउंड विद यू, क्योंकि फिजिक्स रूल्स आर यूनिवर्सल, दे कैन बी अप्लाइड एवरीवेयर। इसलिए रूल सीखो।
तो g बाहर, m1 बाहर, m2 बाहर, इंटीग्रेशन x रेज़ पावर -2 dr। आप कर सकते हो, r रेज़ पावर -2 को कर सकते हो? यस सर, जनरल फार्मूला से, हाँ, g m1 m2 r रेज़ पावर -2 + 1 by -2 + 1। अब -1 divided by -1 g m1 m2 -1 by r -1 by, r हाँ शाबाश, g m1 m2 r रेज़ पावर -1 by -1, ठीक, इज इक्वल टू g m1 m2 by r। ऊपर जो r रेज़ पावर -1 है उसको मैंने क्या नीचे करके क्या किया, r रेज़ विद नेगेटिव साइन। और अगर मैं ये कहूंगा कि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये जो चीज मैंने निकाला है यहां पर, इट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, आपको बताया जाएगा, मगर वी आर नॉट हियर टू मतलब एक्सप्लेन दैट। हमारा वो इस वक्त वो काम नहीं है। हमारा काम यह है कि वहां जो काम है वो कितना आसान होगा। इसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो मिलता है आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय इंटीग्रेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप कहते हैं कि जब हम ये इंटीग्रेशन डिफरेंस करते रहते हैं, आप शायद सोचते हैं कि ये इतना एब्स्ट्रैक्ट है, इसका वैल्यू कहाँ है यूज होता है। मैं आपको यहाँ से यूज कहाँ कहाँ होता है, ताकि यू विल नॉट फील ड्राई विद द सब्जेक्ट। इंटीग्रेशन जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स को करते हैं, ये तो आपको आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, मैंने इसको इंटीग्रेशन करके कुछ लाया है, तो वहां आपको पता चलेगा इट इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा चलो ठीक है, 8th पॉइंट। 8th पॉइंट में मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आपको स्प्रिंग फोर्स आपको पता है, स्प्रिंग का फोर्स इतना पता है कि वो इसके ऊपर -kx। अच्छा, तो वो तो बहुत बड़ी बात है। F इज इक्वल टू -kx। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फोर्स को, वहां पोटेंशियल एनर्जी निकला था कि नहीं, और यहां क्या निकलेगा मैं बताऊंगा। इसको इंटीग्रेट करने से मुझे स्प्रिंग का एनर्जी निकलेगा। स्ट्रेच करोगे तो एनर्जी उस पर स्टोर होता है ना, कंप्रेस करो तो स्टोर रहता है, वो एनर्जी निकालूंगा। हैव ए लुक, इंटीग्रेशन ऑफ f dx, right, integration of f, that's kx dx। यहां पे प्लस ही लूंगा, आई विल टेक प्लस साइन, क्योंकि स्प्रिंग का अपना फोर्स होता है -kx। जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो यूं 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 करके, ओहो मुझे बहुत फोर्स देना पड़ता है, राइट। सो दैट इज द फोर्स दैट यू अप्लाई। स्प्रिंग अप्लाइज फोर्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो आपका फोर्स उसका उल्टा है। सो आई वांट टू इंटीग्रेट योर फोर्स, नॉट द स्प्रिंग फोर्स, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग विल बी वर्क डन बाय यू। जो आप मेहनत कर रहे हो ना, वही तो स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो जाता है, बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग यूजली ओहो बहुत ज़्यादा फोर्स मुझे देना पड़ता है, ओहो बहुत मेहनत करना पड़ता है मुझे यहाँ तक, तो स्प्रिंग है स्ट्रेच्ड। तो जो मेहनत मैंने की है दैट इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हो गया, चलो 0 to x कर दिया, ओ सॉरी अभी तो आपको ये पता नहीं है, ठीक। तो ये हो गया कि बाहर x का इंटीग्रेशन x²/2, नहीं समझे। तो दिस अगर आपको पता चले, इट इज द स्प्रिंग एनर्जी। स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होता है, जो गाड़ियों में शॉकर्स होते हैं, हाँ यूं कंप्रेस, गाड़ी जब चल रही होती है ना, तो उसमें कहीं आया स्पीड ब्रेकर, वो शॉकर जो होते हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, दैट दे एब्जॉर्ब एनर्जी एंड यू आर सेव्ड फ्रॉम द शॉक, मतलब बम्प्स, शॉक्स, बिकॉज दे आर शॉक एब्जॉर्बर्स। ये मैं थोड़ा आपको देना चाहता हूं कि फील कि कहां कहां ये यूज होता है। चलिए लेट्स गो अहेड। 9th पॉइंट, अब जो है दैट्स कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल्स। और डेफिनिट इंटीग्रल्स में देखो मैं भूल जाता हूं कभी कभी कि एवरी इंटीग्रेशन जब मैं करता हूं वहां प्लस सी करना चाहिए था। एवरी टाइम यू हैव टू ऐड सी लास्ट टाइम,
लेकिन अब मैं वो चीज आपको बताऊंगा जहां आपको सी ऐड नहीं करना पड़ता। कल का लेक्चर जब मैंने फिर वॉच किया और मैं कुछ कह रहा हूँ, आप जवाब दे रहे हैं, फिर मैं ये बताता ही नहीं हूँ कि ये कुछ है। जो वॉच करने वाले होते हैं कि दे हैव टू, आई हैव टू स्पीक आउट व्हाट इट एक्चुअली मीन्स। कि जैसे मैंने कहा कि सिर्फ ये जब इंटीग्रेशन करते हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन वी हैव बीन डूइंग सो फार, उसमें सी ऐड करना है, ज़रूरी करना है। लेकिन अब मैं आपको वो इंटीग्रेशन सिखाऊंगा जिसमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसमें बाउंड्री कंडीशंस होता है, उसमें फिजिक्स का बाउंड्री कंडीशन होता है। जब बाउंड्री कंडीशन नहीं है वहाँ सी करना पड़ता है, एडिट टू सेट द बाउंड्री कंडीशंस। लेकिन अगर बाउंड्री कंडीशंस दिया है देन देयर इज नो नीड टू ऐड सी। वो भी पता चलेगा। बाउंड्री कंडीशंस मींस नहीं, बाउंड्री कंडीशन से बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, क्योंकि जब एवरी टाइम वी स्पीक बाउंड्री कंडीशंस, और बच्चा बेचारा यही पता नहीं होता उनको होता क्या है बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन होता है, देखो, a particle starts from rest and it reaches the destination finally after 10 seconds. It reaches the destination after, ये क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं? A body starts from and reaches the destination after 10 seconds. ठीक है ना? Initial velocity is 0 and time is 10 seconds. these are boundary conditions, these are boundaries। अरे यार यहाँ ये है इनिशियल, ये है फाइनल, वो है borders are there। Otherwise I will say a body starts from rest and travels, No bound. no other border is open, other boundary is open, so these are the boundary conditions। मतलब जब भी फिजिक्स प्रॉब्लम करोगे, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन, some acceleration is given, some final destination is given, these conditions which are given are boundary conditions, these are boundary conditions। इन बाउंड्री कंडीशंस पे बहुत फिजिक्स हिस्ट्री में बहुत रिसर्च हुआ बाउंड्री कंडीशंस पर। आपने श्रोडिंगर इक्वेशन शायद सुनी है, वो पता नहीं, आई विल नॉट टच दैट बिकॉज आई डोंट वांट टू annoy my students। तो बाउंड्री कंडीशन से बहुत सारा फिजिक्स हो जाता है। तो अगर बाउंड्री कंडीशंस दिया है, इनिशियल कंडीशंस दिया है, फाइनल कंडीशंस दिया है, इंटरमीडिएट कंडीशन कहीं दिया हो, दीज आर बाउंड्रीज। कि इससे इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ये बाउंड्री कंडीशन, यानी कि आप इनिशियल वेलोसिटी कोई और वैल्यू नहीं ले सकते, ठीक है। सो if we are dealing with definite integrals, then we don't need to have boundary conditions। definite integral limits खुद ही boundary condition होता है। we don't need to add c, क्योंकि जब इंटीग्रेशन हम करते हैं लोअर लिमिट या से अपर लिमिट को, वही लिमिट्स होते हैं बाउंड्री कंडीशंस। फॉर एग्जांपल यही इंटीग्रेशन x raised power n dx, यही इंटीग्रेशन मैंने की, इसका इंटीग्रेशन क्या है? दैट इज something that you know। अब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा फ्रॉम a to b। what do you mean by a to b? what? yes, you are right, from a to b, from a to b। मतलब यह है कि ये जो x है इसका आप इंटीग्रेट कर रहे हो, x का इनिशियल वैल्यू a है और फाइनल वैल्यू b है, बीच में जितने वैल्यू इसको होंगे तो देने दो। इनिशियल वैल्यू क्या है? A है और फाइनल वैल्यू क्या है? B है। बस ये है बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल वैल्यू a है, फाइनल वैल्यू b है। तो अब करो इंटीग्रेशन, पता है आपको x रेज़्ड पावर n प्लस 1 बाय, वो ठीक है, प्लस c नो, लेकिन यहां एक लाइन डालना है। मतलब मैं इसको कह रहा हूं कि भाई देखो इंटीग्रेशन हो गया है, लेकिन बी केयरफुल, I have your values, I have the values of x, I have the values of initial value and final value।
अब क्या है इसका वैल्यू, इस इंटीग्रल का वैल्यू डेफिनेट इसलिए भी है कि इसका आंसर हमेशा डेफिनेट निकलता है। इसका आंसर एक्स में, इस पर इसका आंसर कुछ निकलेगा अच्छा खासा, बट एक्स का वैल्यू क्या देंगे आप, पहले ये वैल्यू देना पड़ेगा, अपर लिमिट किसका, दैट इज बी रेस्ट पावर डिवाइड बाय, बस दिया आपने, कौन सा वैल्यू दिया आपने, किसको, हाँ फिर माइनस माइनस करके। चलो मैं एक एग्जांपल दूंगा क्यों हम ये माइनस करते हैं। अब x का वैल्यू क्या देना, अगर a होगा, अगर माइनस a होगा फिर x को माइनस a वैल्यू देना पड़ेगा भाई, x यहां जो वैल्यू है वही देना पड़ेगा। ये माइनस अपना है, ठीक, फॉर्मूला का, लेकिन इसका अपना अगर माइनस है तो वही लिखना पड़ेगा यहां पर। तो a रेज़्ड पावर n प्लस 1 बाय n, बस हो गया काम तमाम। अगर आपको समझ नहीं आया या आपको फील नहीं है इस चीज का, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आपने कॉपी किया पूरा, देखो मैं फील देता हूं आपको। सपोज ये लेंथ है, ये पॉइंट, चलो एक्स एक्सिस पर है, ये एक्स है, ये वाई है, ठीक है। तो यहां मैंने एक रॉड बनाया, यहां पर रॉड एक बना, और ये रॉड का जो एंड है इट इज कोऑर्डिनेट इज ए, मींस एक्स इज इक्वल टू, इस यहां कोऑर्डिनेट क्या है, बी। ये बी कहां से डिस्टेंस है, ओरिजिन से, कहां से, कि ए से, बहुत, क्योंकि जब कोऑर्डिनेट कहा तो इट इज रिलेटेड टू ऑरिजिन। गुड, वेरी नाइस। इसका लेंथ क्या है, ओरिजिन से b माइनस a, हाँ बी माइनस, बहुत अच्छी बात, ये भी आपने। सपोज मुझे इसका लेंथ निकालना है इन कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, या तो आपने कहा बी माइनस ए, और मैंने जानबूझकर आपको ये कहलवाया बी माइनस ए, मतलब अगर मैं आंसर निकालूं इंटीग्रेशन से, ये क्या निकलना चाहिए, बी माइनस ए निकलना चाहिए। वरना मैं आंसर किसी सिचुएशन का निकालूं और आपको पता ही नहीं कि आंसर क्या है, हाउ विल यू बिलीव मी। मतलब अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन लूं, उसका आंसर लूं, निकालो, आप कहेंगे हाँ आंसर है, मगर मुझे फील नहीं है क्योंकि मुझे आंसर पहले पता नहीं, हो सकता है गलत ही हो। इसका आंसर आपको पता है। देख मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ एक एलिमेंट लेता हूँ, बीच में कहीं भी, यहाँ या कहीं भी dx का एलिमेंट, क्योंकि x डायरेक्शन में है ना, तो जो इसको पीस में लूंगा वो किसका पीस होगा, ये है ना x डायरेक्शन, तो इसका पीस जब लूंगा तो वो, अगर y डायरेक्शन में लेंगे कोई पीस और dy होगा, अगर z डायरेक्शन में कोई पीस लेंगे वो dz होगा। dx, अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट डू यू मीन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मींस समेशन ओवर कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये dx 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 dx, all the dx's I have to add up, all the dx's I have to, अब आप कहेंगे नहीं dx को एडिट कर, देखिए 1 + 2 + 3 तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन अगर हमें कंटिन्यूअस एक रॉड की एलिमेंट्स ऐड करने हैं, वहां नंबर नहीं चलता, वहां हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई इंटीग्रेशन समटाइम्स कॉल्ड एज समेशन ओवर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। जो बॉडी कंटिन्यूअस होगा, हाँ, उसको अगर सम करना है उसके पार्ट्स को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो अब मैं किसको इंटीग्रेशन करूं, कर दो। जब मैं इंटीग्रेशन dx को करूं मुझे मिलना क्या चाहिए, लेंथ में। अब लेकिन अब ये जो इंटीग्रेशन, आप इसको क्या लिमिट्स देंगे, बाउंड्री कंडीशन क्या है, ए टू बी, बाउंड्री कंडीशन ए टू बी है, यानी कि रॉड खत्म होता है बी पर, स्टार्ट हुआ ए पे, ठीक, ये खत्म हुआ एक्स अंडर व्हाट लिमिट्स, ए टू बी। अब एक्स को क्या वैल्यू देंगे, माइनस आंसर एल। दिस इज व्हाट इट मीन्स, यही है उसका मतलब कि कोई चीज भी अगर कंटिन्यूअस है उसको सॉल्व करने के लिए, उसके पीसेस को एड अप करने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। ये भी मतलब है, एक वो भी मतलब है। अच्छा चलो ठीक है, ये पूरा लेंथ है, इसका डिफरेंशियल एलिमेंट क्या है, छोटा सा dx। इसका पूरा क्या है, ये है उसका पूरा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, ये हो गया। हाँ, लेट्स गो टू सम अदर थिंग। अगर मेरे पास ये सिचुएशन है अब x³ dx अंडर द लिमिट्स 0 to 1,
जरा इसको कर दो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले x4/4 0 to 1 क्या देंगे x को वैल्यू 1⁴/4 माइनस फिर x को क्या वैल्यू देंगे 0.4/4 इज इक्वल टू 1/4 आंसर, क्योंकि ये 0 हो गया, 1/4 हो गया आंसर। ठीक, अच्छा चलिए नाउ अब आप पूछ सकते हैं कि सर क्या हमने 1/4 का मतलब क्या है, क्या हमें आंसर 1/4 निकला क्यों, फिर 1/4 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मैं बताता हूं, जो कल आपको ज्योमेट्रिकल मतलब में समझाऊंगा, बाद में हम इस वापस आएंगे। ठीक, क्योंकि x³ है ना, x³ का कोई ग्राफ तो होगा, y इक्वल टू x³ का ग्राफ होगा, उस ग्राफ के अंदर कोई एरिया तो होगा, वही एरिया है ये 1। एंड फॉर दैट कल का लेक्चर करना पड़ेगा ज्योमेट्रिकल के। इसका जो एरिया है x³ फंक्शन का जो एरिया है बिटवीन द x एक्सिस एंड द एरिया, तो दैट एरिया इज 1/4। वो मैं कल आपको कराऊंगा फुल तरीके से, ताकि आपको पूरा फील आ जाए, फिर इंटीग्रेशन का पूरा फील आना चाहिए इंटीग्रेशन का, जब मैं वो एरिया निकालूंगा। ठीक, ओके चलिए, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx फ्रॉम 0 to π/2 कर लो जरा। गुड, सुगो 1। पहले इसका इंटीग्रेशन है cos x, वो भी माइनस फ्रॉम 0 to π/2 हो गया, माइनस बाहरी होगा तो cos x को क्या वैल्यू देंगे cos π/2 माइनस cos 0, अब माइनस cos π/2 0, लेकिन cos 0 नहीं है, वो 1, तो माइनस इंटू माइनस हो गया 1। कल मैं समझाऊंगा ये जो sin x का वैल्यू हमें 1 निकला, हाँ ये क्या मतलब हुआ, व्हाट डज इट इंडिकेट, वो कल का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कल ही खत्म भी हो जाएगा। अब मैं ऐसे वर्म के प्रॉब्लम एक यहाँ पर वो भी कराऊंगा, हैव अ लुक। It is integration of 3 to 6 2x square plus 3x plus 5, और इसने आंसर दिया है इसका 181.5। ये आंसर इसने दिया, सॉल्व भी किया है और आंसर भी साथ में दिया है। ठीक, चलो मैं थोड़ा सा इसको सिंपलीफाई पहले करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ द सम इज इक्वल टू सम ऑफ द, पहले सम ऑफ द इंटीग्रेशन करो, 3 to 6 2x square dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx 3 to 6 प्लस इंटीग्रेशन 5 dx 3 to 6। फिलहाल तो यही, इट इज जस्ट फर्स्ट स्टेप, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सम इज सम ऑफ द इंटीग्रेशंस। ठीक, ओके चलो अब थोड़ा और सिंपलीफाई करते हैं बिफोर वी गो फॉर द टोटल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द टर्म्स। 2 बाहर निकलकर x स्क्वायर dx 3 to 6 प्लस यहां 3 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x dx 3 to 6, यहां 5 बाहर इंटीग्रेशन 3 to 6 dx। ठीक हो गया ये भी।
ठीक है ना बेटे? चलो अपन पीछे भी जा सकते, आगे भी जा सकते। चलिए, ये हुआ 2, ये हुआ x³/3, 3 to 6 प्लस 3 टाइम्स ये हुआ x²/2, 3 to 6 प्लस 5, यहां सिर्फ x रहा, 3 to 6। समझ आया ये? समझ आया बेटा? अच्छा, ये हुआ 2/3 पहले ही। व्हाट इज x⁻⁶? चलो दैट इज 6⁻³ माइनस, फिर x का वैल्यू क्या देंगे? ये 2/3 मैंने पहले ही बाहर निकाला, अब x को वैल्यू देना है ना, एंड 3⁻³ पहले x को 6 वैल्यू दिया, फिर x को 3 वैल्यू दिया, प्लस ये भी 3/2, ठीक, 6⁻² माइनस 3⁻² प्लस 5, ये हुआ 6 माइनस 3, ये हुआ 2/3, 6 6 36 इंटू 6 6 6 216 माइनस 3 3 9 3 17 प्लस 3/2, 6 36 माइनस 9 प्लस 5 इंटू 3, you go 2/3, इसका क्या 9 8 1, वही रहेगा, वही। चलो प्लस 3/2 इंटू 36 में से 9 निकालो तो क्या रहेगा? और श्योर? चलो प्लस 15, चल ठीक बेटे? 3 6 18, 3 3 9, 2 1 2, 2 3 6.5, it is 2 3 6, 2 6 12 plus 3 5 15, 3 1 3 0, 3 1 4 plus 15, जरा ऐड कर लो। Should I get the answer what he has got here? 181.5, 181.5, जरा आंसर देख लो, क्योंकि ऐसी वर्मा में कोई गलती नहीं होती है, ऐसी वर्मा में गलती नहीं होती है, अगर गलती होगी तो वो हमसे ही होगी, ठीक है ना? इट इज ऑल डन, इसमें कुछ नहीं रहा, ठीक। कल इसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन होगा हो बेटे, विद ऑल द प्रॉब्लम दैट इज इन द ऐसी वर्मा, वो सारे प्रॉब्लम में करके देता हूं। Tomorrow's lecture will be on again applications of calculus, very important lecture. I will give you the geometrical applications of integration, right? And possibly I may connect it to the differentiation in various ways. And in addition to that, I will solve the problems from the IC Verma. Thank you.